Friends, welcome back once again to my channel. In this session, we will discuss about employment and unemployment in India. क्लास 10th 12th का चैप्टर है, ये कॉमर्स स्ट्रीम का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है. सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है इंडिया में, ये सब डिस्कस करेंगे इन डिटेल में इन शॉर्ट टाइम में. So without further delay, let's get start today's session. First of all, we should know the meaning of employment. What is employment? एम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जो टू पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पर एक होता है एम्प्लॉयर और दूसरा होता है एम्प्लॉई. जो कॉन्ट्रैक्ट इनका होता है आपस में, जिसमें ये जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉयर के अंदर रहकर काम करता है. इनकी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो काम करते हैं और ये एम्प्लॉयमेंट कहलाता है. अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज, द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, हु आर बाइंडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डूइंग समथिंग वैल्यूएबल, और इट इज़ एन एक्ट ऑफ एम्प्लॉइंग और स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड. इट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. नाउ वर्कर क्या होता है, व्हाट इज़ वर्कर? वर्कर की बात करें तो ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन अ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन वेदर कैपेसिटी हाई और लो आर कॉल्ड वर्कर. वर्कर में बेसिकली कोई भी अगर प्रोडक्शन करने के लिए और कोई पर्सन अगर उसमें इंगेज्ड है, प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे वो हाई कैपेसिटी, चाहे वो मतलब हाई लेवल पे है, चाहे लो लेवल पे है, वो मैटर नहीं करता है. वट एवर दे आर डूइंग, इट इज़ कॉल्ड वर्कर. नाउ टाइप्स ऑफ वर्कर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्कर? अगर बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है एंड हायर्ड वर्कर होता है. सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में बेसिकली वो वर्कर आते हैं जो अपना बिजनेस खुद ओन करके चलाते हैं और खुद ऑपरेट करते हैं. वो एंटरप्राइज अर्न करते हैं अपने बलबूते पर. वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर. और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें सिंपल वर्ड में अगर आप लिखना चाहें तो द वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर. एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो जैसे फार्मर है, खुद अपनी फील्ड में क्रॉप उगाते हैं और वो खुद कमाते हैं, अर्न करते हैं. तो एग्जाम्पल सेल्फ एम्प्लॉयड का हो गया. द कैटेगरी अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द वर्क फोर्स. इसीलिए वर्क फोर्स में 50% कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉयड की आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड से बहुत इंडिया में 75% एग्रीकल्चर फील्ड से आते हैं लोग. नाउ हायर्ड वर्कर क्या कौन कौन से होते हैं? दोज पीपल हु आर hired by other and paid wages or salary as a reward for their services are called hired worker. वो hired worker कहलाते हैं. hired worker के भी टू टाइप्स होते हैं, जिसमें कैजुअल वर्कर होता है और दूसरा रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय होता है. कैजुअल वर्कर वो होता है जिसको कभी कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है. कैजुअल वर्कर डेफिनेशन की बात करें तो दोज पीपल हु आर नॉट hired by their employee or on a regular basis, remember this thing, on a regular basis or permanent basis, they do not get social security benefit. उनको कोई social security benefit नहीं मिलता है क्योंकि वो कैजुअल वर्कर है. उनको कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है. कोई कॉन्ट्रैक्ट में है तो कुछ दिन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उनको हटा दिया जाएगा. तो ये हो गया कैजुअल वर्कर. रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड की बात करें तो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड वो टॉपिक अगर ये बात करें तो वो होता है रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय जहाँ पर जो वर्कर होते हैं वो इंगेज्ड होते हैं, किसी और के अंडर में काम करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं एंड पेड. इनको जो वेजेस मिलते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं. जस्ट अपोजिट का उसको रेगुलर बेसिस में नहीं मिलते थे, इनको रेगुलर बेसिस में मिलते हैं, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय. इसलिए इनका नाम रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड है. दे आर नोन एज रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय, इसीलिए कहा जाता है. अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें सिंपल भाषा में तो व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समन और बाय एन एंटरप्राइज एंड पेड हिज और हर वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, देन इट इज़ कॉल्ड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड. ना अगर एग्जांपल की बात करें तो टीचर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, ये रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड हैं, इनको सैलरी मिलती है. ना बात करें इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स की, जो टर्म्स हैं इस चैप्टर में, विच इज़ प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, वर्क फोर्स है एंड वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है.
प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिव एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहाँ पे कंट्रीब्यूट करा जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन का। अगर डेफिनेशन की बात करें तो दोज एक्टिविटी विच कंट्रीब्यूट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटी। कहीं ऐसा प्रोडक्टिव काम हो रहा होता है जिसमें नेशनल जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। नेशनल लेवल पर हम देखते हैं इसको। वर्कफोर्स क्या होता है? वर्कफोर्स पर्सन हु आर इंगेज्ड इन दी प्रोडक्टिव एक्टिविटी आर टर्म एज वर्कफोर्स। तब हम उसको वर्कफोर्स के टर्म में यूज़ करते हैं। सॉरी, वर्कर जब कर रहा होता है पर्सन हु आर इंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी आर टर्म्ड एज वर्कर एंड दे constitute the workforce and it is total number of person actually working। वहाँ पर जितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन वर्क कर रहे हैं वो वर्कफोर्स कहलाता है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या होता है? वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो वो होता है जहाँ पर टोटल वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 करते हैं तो टोटल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो निकल के आता है। अगर डेफिनेशन की बात करें सिंपल वर्ड में तो इट इज़ मेजर एज द रेशियो बिटवीन टोटल वर्कफोर्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इनटू 100 इज कॉल्ड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। नाउ लेबर सप्लाई क्या होता है? व्हाट इज लेबर सप्लाई? लेबर सप्लाई बेसिकली इट इज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्कर दैट आर विलिंग टू वर्क करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। ये ऐसा अमाउंट होता है वर्कर के लिए जो वर्कर अपनी इच्छा से जब कोई काम करते हैं वेजेस के करस्पॉन्डिंग में रहकर तो वो लेबर सप्लाई कहलाता है। लेबर सप्लाई में लेबर को सप्लाई किया जाता है जैसे वेजेस उनके लिए नीड होती है, जैसे वेजेस वो चाहते हैं वैसे वेजेस पर जब उनको काम मिल जाता है तो वो लेबर सप्लाई कहलाता है। नाउ व्हाट इज़ लेबर फोर्स? अब लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स एक ऐसी टर्म है जहाँ पर जो लेबर होती है वहाँ पर वर्क करती है, एक्चुअल में वर्क कर रही होती है। उसमें ये मैटर नहीं करता है कि वर्कर कहीं और हैं, कर रहे हैं वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। डेफिनेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअली वर्किंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एक्चुअली वर्किंग हु आर एबल टू वर्क, जो कैपेबल भी हैं काम करने के लिए। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। वेज रेट से रिलेटेड ये चीज़ नहीं है, इसलिए इसको लेबर फोर्स कहा जाता है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड कितने हैं एंड साइज ऑफ लेबर फोर्स कितनी है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में दी होगी और उसको डिवाइड कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकल आएगा। नाउ एक टॉपिक और है जो है एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर के लिए एंड फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग एंड फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। दीज ऑल आर कम्स इन अंडर प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में ओरिजिनेट चीज़ें हुई होती हैं वो सारी प्राइमरी सेक्टर की होती हैं, प्राइमरी में आती हैं, प्राइमरी लेवल से वो निकल कर आती हैं तो वो प्राइमरी कहलाती हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे वो चीज़ें इंक्लूड करता है, ये जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो भी चीज़ हो रही है वो सेकेंडरी में आएगी। इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे गैस है, वाटर सप्लाई है एंड कंस्ट्रक्शन का काम अगर चल रहा है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। सपोर्टिव सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के लिए। नाउ टर्शरी सेक्टर की बात करें तो टर्शरी सेक्टर में बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे इंक्लूड इसमें होता है ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, वेयर हाउसेज है, सर्विसेज है। दीज ऑल आर कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर। नाउ बात करें अगर इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री देन labor flow from primary sector to secondary and tertiary sector in the process of working migrate from rural to urban area। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर क्या होता है? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर द मोमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड टू कैजुअल सैलरी एम्प्लॉयड इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर। इट मीन्स जो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड से अगर कैजुअलाइजेशन की तरफ रुख मोड़ लेते हैं तो उनको कैजुअलाइजेशन ऑफ
वर्कर कहा जाता है, जहाँ पर रेगुलर सैलरी उनको नहीं दी जाती है, ना काम मिलता है, बट दे गेट फॉर सम टाइम, देन दे हैव नो वर्क फॉर सम टाइम, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर। कुछ टाइम के लिए काम मिलता है बट दे नॉट गेट रेगुलर बेसिस, देन इट इज़ कॉल्ड रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड। नाउ व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? जॉबलेस ग्रोथ वो कंडीशन होती है जहाँ पर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो करस्पॉन्डिंग नहीं होती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें तो जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसके कंपेरिजन में अगर हम करें बात, तो जो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं निकल रही हैं। वो होती है कंडीशन जॉबलेस ग्रोथ की। डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ रेफर्स टू दी in which growth of employment opportunity do not correspond with economic growth। in simple word आप इतना लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में 12th के। नाउ फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? व्हाट इज़ फॉर्मल सेक्टर? जितने भी ऑफिशियल वर्क और पब्लिक सेक्टर वर्क होता है, एस्टेब्लिशमेंट होती हैं, वो सारी फॉर्मल सेक्टर में आती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। लेकिन फॉर्मल सेक्टर बेसिकली दोनों सेक्टर में काम करता है, प्राइवेट में भी पब्लिक में भी। मिनिमम 10 वर्कर होने चाहिए तब फॉर्मल सेक्टर वर्कर कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें, ऑल दी पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट एंड दोज प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय 10 हायर्ड वर्कर और मोर आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर वर्कर। फॉर्मल सेक्टर एंड दोज हु वर्क इन सच एस्टेब्लिशमेंट आर फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। फॉर्मल सेक्टर में बेसिकली जो भी वर्क करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटीज मिलती हैं एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, पेंशन मिलती है, सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो लोग, उनको सब सुविधाएं मिलती हैं। दे अर्न मोर इफ़ वी कंपेयर फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। देन इनफॉर्मल सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर होता है जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ में जो लोग काम करते हैं, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट होती हैं, वहाँ पर इनफॉर्मल वर्क होता है। फॉर्मल भी होता है वहाँ पे, लेकिन बेसिकली मोस्ट ऑफ द वर्कर आर डूइंग इन इनफॉर्मल वे। वर्कर एंड एम्प्लॉय एंड एंटरप्राइज इन द इनफॉर्मल सेक्टर do not get regular income and they do not get any security like social security, and they do not have any protection or regulation from the government because government का वहाँ पर कोई रोल नहीं होता है इनफॉर्मल सेक्टर में। वर्कर्स आर डिसमिस्ड विदाउट एनी कंपनसेशन। यहाँ ये भी देखा जाता है जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पर कभी कभी वर्कर्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जो उनकी सैलरी होती है वो नहीं दी जाती है, कभी कभी ऐसा भी आता है सुनने में जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पर। नाउ इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर लेते हैं आप। इनफॉर्मल सेक्टर होता क्या है? ऑल दोज एंटरप्राइज और वर्कर्स वर्किंग इन दी इनफॉर्मल सेक्टर इज कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ये बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मोटिव मैक्सिमाइजेशन। और इनफॉर्मल सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर भी आ जाता है, जिसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट? इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच पीपल आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर पर्सन विलिंग भी होता है और एबल भी होता है वर्क करने के लिए और कैपेबल भी होता है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, बट दे कैन नॉट हैव एनी जॉब, बट ही इज़ नॉट गेटिंग जॉब, ये भी बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट? वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पर कोई पर्सन एबल भी है वर्क करने के लिए, विलिंग भी है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, बट दे कैन नॉट गेटिंग एनी जॉब, इट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट कई टाइप के हैं, जैसे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रूरल एम्प्लॉयमेंट में रूरल साइड के कुछ एम्प्लॉयमेंट होते हैं जो कुछ टाइप्स दिए गए हैं, जैसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सब अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। पहली बात रिमेंबर दिस थिंग। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहाँ पर पर्सन एबल होता है वर्क करने के लिए, बिलिंग भी होता है, बट ही डज नॉट गेट एनी वर्क एंड दे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर फुल टाइम।
पूरी साल वो खाली बैठा रहता है, तो उस कंडीशन में हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो सीजन वाइज जो खाली रहते हैं लोग, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। जैसे इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ पर्सन आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब इन अ पर्टिकुलर सीजन। जब कोई पर्टिकुलर सीजन में किसी को काम नहीं मिलता है तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इट अकर इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, आइसक्रीम जैसे सीज़न आता है तो वो आइसक्रीम जब सीज़न आता है तब उनके लिए काम मिलता है, लेकिन बाकी टाइम में वो फ्री बैठे रहते हैं, तो वो कहलाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे फैक्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज कुछ टाइम चलती हैं, कुछ टाइम नहीं चलती हैं, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। जैसे वूलन फैक्ट्रीज़ है, कोल्ड सीज़न में उनको काम मिलता है, बाकी सीज़न वो खाली बैठते हैं, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पर जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी होती है ऑफ लेबर की वो जीरो होती है। समटाइम इट बिकम नेगेटिव, कोई एक टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पर वो जीरो से नेगेटिव में चली जाती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पर जितने की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा अगर वर्क कर रहे होते हैं। मान लीजिए अगर 5 लोग काम करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ पे 7 लगे हैं, तो 2 लोग वहाँ पे डिस्गाइज्ड कहलाते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, तो उस कंडीशन में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो कहलाता है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पे अर्बन से रिलेटेड बात हो रही है। शहरी इलाकों में कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं? जैसे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पर इलिटरेट पर्सन जो होते हैं और वो काम करने के लिए बिलिंग भी होते हैं एंड एबल भी होते हैं, बट दे कैन नॉट गेट जॉब। जैसे इंडस्ट्रीज़, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो लोग काम करते हैं वो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इंडस्ट्री से रिलेटेड है सब, इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन, ये सारी एक्टिविटीज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है इंडिया में, जैसे द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द एजुकेटेड पीपल इज़ ऑल्सो क्वाइट ग्रेव। एजुकेटेड होते हुए भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ना टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। डेफिनेशन की बात करें तो जो पीपल अपनी टाइम को देखते हुए अगर अपडेट नहीं होते हैं, स्किल्स नहीं अपनाते हैं, टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं उस कंडीशन में। देन दे कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन और काउजेज जो अगर बात करें तो काउजेज क्या क्या हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के काउजेज हैं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो अपनी इंडिया में है वो बहुत स्लो है। एंड नेक्स्ट वन इज़ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये तो 100% होना ही होना है, आगे भी चल के पॉपुलेशन बढ़ेगी और पहले से बढ़ती आ रही है। रैपिड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही है इंडिया में, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। फॉल्टी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट की जो प्लानिंग है वो बहुत बेकार है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, फैक्टर है, काउजेस है अनएम्प्लॉयमेंट का। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गया है और जो लेबर है वो ज़्यादा मात्रा में अनएम्प्लॉयड है, इसलिए ये भी बहुत बड़ा काउज है। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल की भी कमी है, रिसोर्सेज हैं, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयड हैं लोग। लेकिन करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने सुधार करा है, इसमें फाइनेंस बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए काफ़ी हद तक फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। जो कि स्टार्टअप्स हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखने की बात है। ये 12th में अपडेट सिलेबस नहीं हुआ है, इस वजह से इसको भी आप लिख सकते हैं, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट जो कर रही है वो लिख सकते हैं। एफर्ट ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, सिंस इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में। इनने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पब्लिक के लिए दी जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, और जो इनके एफर्ट रहे हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं, जैसे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली डायरेक्ट भर्ती होती है, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, होटल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट कमिटीज़ हैं, इन चीज़ों में जो पीपल होते हैं उनको डायरेक्ट एम्प्लॉय करा जाता है वर्कर के रूप में, तो इसमें डायरेक्ट भर्ती की गई थी, इस वजह से इसको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से हम समझते हैं कि इट कैन बी अंडरस्टूड
as when output of goods and services from government enterprise increases, then private sector also receive more benefits or materials from the government. Because of this, private enterprises will raise their outputs and hence increase the number of employment opportunities in the economy. इकॉनमी में इसी वजह से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो पाई, क्योंकि गवर्नमेंट के माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनने भी काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा. सो यू कैन से दिस इज़ द इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बाय द गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन द इकॉनमी इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेमेंट. सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और ये टॉपिक, ये चैप्टर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो चैप्टर है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का, 12th का, मैं ध्यान नहीं रहता है क्योंकि आई एम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, दैट्स वाई आई फॉरगेट इट. सो रिमेंबर दिस थिंग. आई होप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये लेक्चर आप रिपीट कर सकते हैं, स्टार्टिंग से देख सकते हैं दोबारा से. लेक्चर यहीं तक रखते हैं. धन्यवाद. अगर आपको और भी चैप्टर्स देखने हैं तो यू कैन विजिट आवर प्लेलिस्ट on our channel. I have uploaded all the chapters, videos, lectures already. You can watch from our channel so that you can understand by watching their lecture. Thank you. Stay tuned with us. मिलते हैं नेक्स्ट में. थैंक यू. धन्यवाद. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.